नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो कॉम्पिटिटर इस वीडियो सीरीज के अंदर नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम भारत के इतिहास का समग्र अध्ययन कर रहे हैं, काफ़ी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। और हमने आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि एक एक बारीकी भारतीय इतिहास के लिए रखी है, जो हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। देखिए, हमारी चर्चा प्राचीन काल में एक एक बारीकी के साथ में हुई थी। अब हम मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत को देख रहे हैं, जिसमें गुलाम वंश की चर्चा हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। कुछ आउटलाइन मैंने बना रखी है, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि बताते बताते कहीं अनवांटेड चीज़ें जो काम की नहीं है वो आपके हत्थे चढ़ जाए, और कुछ एक आध चीज़ एक्स्ट्रा जो काम की है, जो हम अक्सर यहाँ नहीं पढ़ते। इस दिल्ली सल्तनत को बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में दिल्ली सल्तनत नहीं होती, तो उस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी सकते हैं। इस वजह से मैंने एक आउटलाइन तैयार की ताकि हम उस आउटलाइन के लिहाज से चलें। देखिए, गुलाम वंश की चर्चा, जिसे मैंने बताया था गुलाम वंश या दास वंश भी कहा जाता है, मामलुक वंश भी कहा जाता है, और इल्बारी तुर्क वंश भी कहा जाता है। और इल्बारी तुर्कों की पहली स्थापना करने वाला जो शासक था वह था इल्तुतमिश, लेकिन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक या मामलुक वंश का संस्थापक कहलाता है। देखिए, ऐबक के बाद में आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश शासक बना, और इल्तुतमिश के बाद में नेक्स्ट शासक बना था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। ये रुकुनुद्दीन फिरोज शाह है, इसको इल्तुतमिश की जो विधवा है जिसका नाम था शाह तुर्कान, उसने इसको शासक बनाया था। और रुकुनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान का काफ़ी आतंक था दिल्ली की जनता में। इस वजह से दिल्ली की जनता ने शाह तुर्कान को और रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को समाप्त करके नेक्स्ट शासक बनाया, सुल्तान बनाया रजिया को, जो कि इल्तुतमिश की एक बेटी थी। उस समय मुसलमानों में बुर्का पहना जाता था, ठीक है, पर्दे में होती थी। तो यह रजिया जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, इसने बुर्का छोड़ के, पर्दा छोड़ के कोट और कुलाहा पहना। कोट एक लंबा सा लबादा, और कुलाहा कहते हैं टोपी को। कुलाहा और कोट पहन के गद्दी पर बैठी थी। यह दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला सुल्तान है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र बंद नहीं हुए, इसके खिलाफ भी बहुत सारे षड्यंत्र किए गए थे रजिया के खिलाफ। इसका एक साथी था, यूँ समझ लीजिए प्रेमी था, जिसका नाम था मलिक अल्तुनिया, जो ये बदायूं का गवर्नर था, और यह काफ़ी सपोर्ट करता था रजिया को। और इस मलिक अल्तुनिया को जो है रजिया ने सर ए हिंद, जिसे वर्तमान में भटिंडा कहा जाता पंजाब में, जिसे तबर ए हिंद भी कहा जाता था, वहाँ का सूबेदार रजिया ने बनाया था। इस रजिया को कुछ कबाइलियों ने मलिक अल्तुनिया के साथ समाप्त कर दिया था, मार दिया था। और इन सारे षड्यंत्रों में गयासुद्दीन बलबन भी सम्मिलित था। बात करेंगे आगे अपन बलबन के बारे में। मुइजुद्दीन बहराम शाह नेक्स्ट शासक बना, सुल्तान बना नेक्स्ट मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो करीब 1240 से 1242 के बीच में रहा। छठा सुल्तान दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का। विशेष इतिहास इसका नहीं मिलता दोस्तों, इसलिए अपन विशेष जिक्र भी नहीं करेंगे। यूँ समझ लीजिए, मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय भी बलबन की तूती बोलती थी। बलबन कौन है, ये बार बार विलन बन के सामने आ रहा है, इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। फिर नेक्स्ट सुल्तान बना अलाउद्दीन मशहूद शाह, इसकी भी इतनी डिटेल नहीं है। ये भी एक नाम मात्र का सुल्तान था, सारी शक्तियां नायब के हाथों में होती थी, जो एक तरह का उस समय का सेनापति हुआ करता था। और इसके समय मीर हाजिब था बलबन। वैसे बलबन ने बहुत सारे सुल्तानों की सेवा की है, बहराम शाह की, मशहूद शाह की, रजिया की, इवन इल्तुतमिश की भी, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की भी सेवा की है। नासिरुद्दीन महमूद यह बलबन के हाथों की बिल्कुल कठपुतली बन गया था। आखिरकार अपन बलबन की चर्चा कर ही डालते हैं, क्योंकि बलबन यहाँ पर भी विलन बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, और रजिया के समय में भी कुछ न कुछ हस्तक्षेप करता रहता है। बलबन जो था एक मंगोलियन था, सॉरी, एक गुलाम का गुलाम था, गुलाम का गुलाम। इल्तुतमिश
जब सुल्तान था तब उसके सैनिक जो होते थे उसका गुलाम था यह। उन सैनिकों के घोड़ों को नहलाना, उनकी लीदें साफ करना, ये काम करता था ये बलबन। ठीक है, अब ये जीरो से हीरो कैसे बनता है आप भी देखना। इल्तुतमिश के गुलामों का गुलाम था, इसे सब छेड़ते थे, बदमाशियां करते थे, परेशान करते थे। तो मंगोल आक्रमणों के समय ये हिंदुस्तान आया था। ठीक है, मंगोलों का भी गुलाम था यह। इसे बहुत दुख होता था कि मुझे सब ऐसा टरकाते क्यों हैं, इसलिए मौका देखता था यह। धीरे धीरे करके यह विश्वास पात्र बन गया रजिया का, और रजिया ने इसको अमीर ए शिकार बनाया। ठीक है, उसके बाद में और इसने हासिल करके और तरक्की हासिल करके अलाउद्दीन बहराम शाह के समय अमीर ए आखुर बना। आखुर घोड़े के खुर से बना, यानी शिकार ये घुड़सवार सेना का प्रमुख बना। उसके बाद में यह अलाउद्दीन मशहूद शाह के समय मीर हाजिब बना। ठीक है, ये बहुत परेशान होता था हमेशा। जब मंगोल आक्रमण होते थे तो ये सोचता था कि क्यों ना मैं वापस चला जाऊं मेरी इज्जत हासिल करने के लिए। तो जब मंगोल आक्रमण एक बार हुआ इल्तुतमिश के समय, तो मंगोलियन आक्रमणकारियों के साथ में ये हिंदुस्तान से वापस चला गया। और बाद में जब एक बार दोबारा मंगोल आक्रमण हुआ तो वापस लौट आया हिंदुस्तान, और अपने आप को मंगोलों का वंशज कहने लगा। अपने आप को अफरासियाबी कहने लगा कि मैं प्रसिद्ध मंगोलों का वंशज अफरासियाबी हूँ। मंगोलों की एक शाखा है अफरासियाबी, कि मैं उनका वंशज हूँ। लेकिन सबको पता था कि ये घोड़े की लीदें साफ करता था, इसके ऊपर हंसते थे सारे लोग। ठीक है, इसलिए गुस्सा आता था। नासिरुद्दीन महमूद के समय ये प्रमुख उसका जो है सिपाह सालार था, सारी शक्तियां बलबन के हाथों में थी। नासिरुद्दीन महमूद का जो समय है वह 1246 से लगाकर 1265 के बीच में रहा, और बलबन का समय है 1265 से लगाकर 1287 के बीच में रहा। ठीक है, इसने सबसे पहले काम क्या किया बलबन ने, वो सुनिएगा। देखिए, सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण बलबन के समय हुए थे। ठीक है, ये गुलामों का भी गुलाम था, लेकिन अपने आप को अफरासियाबी कहता था। इसने एक नीति चलाई थी, लोह और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड की नीति। ठीक है, 89 पुत्र थे इसके, और 89 पुत्रों को इसने मंगोल आक्रमणों में मरवा दिया था। इसने अपने आप को अफरासियाबी मंगोलों का वंशज साबित करने के लिए कुछ परंपराएं चलाई ताकि लोग इससे डरे। एक इसने सिजदा और पायबोस चलाया, और तथा नौरोज का त्योहार मनवाया, और अपने पुत्रों और पौत्रों के नाम मंगोलों की तरह रखे। मतलब अपने आप को मंगोलियन साबित करने की इसने भरसक प्रयास किया। सिजना दरबार में सलाम करना ऐसे इस प्रकार से, पायबोस सुल्तान के घुटनों पे झुक के चरण चूमना, नौरोज का त्योहार पारसी त्योहार है, पुत्रों का नाम और पोतों का नाम मंगोलियन तरीकों से रखा, जैसे केकुबाद, केमुअर्स, के खुसरो, मतलब के आगे शब्द मिलता है मंगोलियन स्टाइल में। ठीक है, इसने दीवाने अर्ज शाखा की स्थापना की थी। 40सा संगठन, जो मैंने कहा था ना इल्तुतमिश के समय कि तुर्क एक चहलगानी जो 40सा दुर्ग है, 40सा संगठन है, उसको समाप्त किया इसने। जिल ए इलाही, ठीक है, यानी अपने आप को इलाही परम तत्व का अंश, खुदा का अंश बताया। अपने आप को कई मायनों में इसने ऊंचा साबित करने की कोशिश की। बलबन हमेशा मंगोलियन आक्रमणों में फंसा रहा। अपने 89 पुत्र गंवा दिए, सिर्फ 2 पोते बचे थे इसके, केमुअर्स और केकुबाद।
फिर भी इसकी आंखों से एक आंसू की बूंद नहीं टपकी। हसन निज़ामी एक इतिहासकार हैं, वह लिखता है कि जब ये मरा था तो इसके जनाजे के पीछे करीब 1 किलोमीटर तक जो है लोग नहीं चल रहे थे। ये डर रहे थे, इतना डर फैला दिया था कि वापस उठ के खड़ा ना हो जाए और हमें मार ना दे। ठीक है, ऐसा था ये बलबन। तो ये कुछ बातें थी बलबन की। अब हम आगे वाली चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया कि मंगोलियन आक्रमणों में बलबन ने अपने 89 पुत्र गंवा दिए थे। और मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया यहाँ पर, बलबन ने एक महल बनवाया था, लाल महल, दिल्ली में, जो इसकी राजधानी थी। उसको बाद में किलखोरी महल भी कहा गया। ठीक है, देखिए बलबन के 2 पोते बचे थे, एक केकूबाद जो 1287 से 1290 के बीच में सुल्तान रहा, और फिर केमूअर्स जो है 1290 में सिर्फ 2-3 दिन के लिए सुल्तान रहा, 2 साल का बच्चा था। यह अंतिम सुल्तान है सल्तनत काल में। देखिए केकोबाद एक कुबड़ा था और केमूअर्स जो है वह 2 साल का बच्चा था। इसी केमूअर्स की हत्या जो है इसके ही गुलाम, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ने 1290 ईस्वी में कर दी थी। और इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से 1290 ईस्वी में खिलजी शाखा, खिलजी वंश की स्थापना हुई। ठीक है, इस खिलजी वंश के बारे में बहुत सारी डिटेल हैं जो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। गुलाम वंश का इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है और नहीं ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, काफ़ी अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।